सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी सब्जेक्ट के राजन सीरीज के बहुविकल्पी क्वेश्चंस को। दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं हम सभी को करवाएंगे। इसके 3 पार्ट बनेंगे, तो आज हम पहला पार्ट कंप्लीट करेंगे। और आप लोग लगातार हिंदी सब्जेक्ट की डिमांड कर रहे थे, मैम प्लीज पढ़ाइए पढ़ाइए, तो आज से आपका हिंदी सब्जेक्ट भी हम कंप्लीट करा देंगे। राजन सीरीज भी और पवन सीरीज भी हम कंप्लीट कराएंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए आपसे बच करके ना जाने पाए, यानी कि हर एक क्वेश्चन को आप डील कर लो। इस तरीके से हम पढ़ाएंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिस ना होने पाए। तो चलिए दोस्तों, हम बहुविकल्पी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? मेरी होश उड़ गई, हमारा होश उड़ गए, मैं होश उड़ गई या फिर मेरे होश उड़ गए। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन द बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, राम ने बाण से रावण को मारा। वाक्य में बाण से में कौन सा कारक है? करण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या फिर अपादान कारक। दोस्तों, कर्ता ने, कर्ता का जो चिन्ह होता है ने होता है, कर्म का को होता है और करण कारक का होता है से या के द्वारा। तो से या के द्वारा, तो यहाँ पर आप देखिए, राम ने रावण को मारा, राम ने बाण से, किससे, किसके द्वारा? बाण के द्वारा रावण को मारा। तो इसीलिए राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन अ, करण कारक। से या के द्वारा, किसी साधन के द्वारा मारा ना राम ने रावण को, तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा युग्म असंगत है? मैंने उसे पढ़ाया है, पेड़ से फल गिरा, प्रतिज्ञा प्रेमचंद का उपन्यास है या फिर आजकल वह घर पर ही है। दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ब है, क्योंकि पेड़ से फल गिरा आप सभी को अच्छे से मैंने पढ़ाया है कि जहां पर भी अलग होने का बोध होता है, जैसे कि छत से बिल्ली कूदी, जहां पर भी अलग होने का भाव होगा, अलग होने का भाव ही वहां पर होता है अपादान कारक। क्या होता है? अपादान कारक। तो यहाँ से पेड़ से फल गिर रहे हैं या पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो वो क्या भाव हो रहा है? अलग होने का भाव हो रहा है ना। पेड़ से फल अलग हो गया, पेड़ से पत्ते अलग हो गए, तो यहाँ पर होगा अपादान कारक। क्या होगा? अपादान कारक। और यहाँ पर लिखा क्या था? करण कारक। तो इसीलिए ये युग्म क्या है? असंगत था, ये सही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसकी लाठी उसकी भैंस में रेखांकित शब्द है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम। दोस्तों, जिसकी लाठी उसकी भैंस में संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसकी लाठी होगी उसी की भैंस होगी, तो उसका भैंस से संबंध हुआ, तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निश्चयवाचक सर्वनाम है कोई, क्या, कहाँ या फिर यह। कोई निश्चयवाचक बिल्कुल नहीं है, कोई में कोई भी आ सकता है। क्या तो एक क्वेश्चन है, कहाँ ये भी नहीं क्लियर है किस जगह की बात हो रही है। लेकिन यह का मतलब यहाँ पर कोई ना कोई चीज बताई जा रही है, तो ये बिल्कुल निश्चित है। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? वहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, उसमें एक गोपनीय रहस्य है या फिर आप जैसा सज्जन कौन होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों है, वहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन आ। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाह वाह फिर साइकिल चलाइए। वाक्य में वाह वाह शब्द है, आप सभी लोगों को पता है, जहां पर भी ये निशान आता है, एक खड़ी पाई और उसके नीचे एक बिंदु, तो ये होता है विस्मयादिबोधक अव्यय का चिन्ह। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ, विस्मय बोधक या विस्मयादिबोधक अव्यय। तो याद रखिएगा, आप इस चिन्ह को आप बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या फिर सर्वनामिक विशेषण। कोई व्यक्ति परिश्रमी है तो ये उसका गुण है। क्या है? उसका गुण है, तो ये उसका विशेषण तो हुआ है, लेकिन कौन सा विशेषण हुआ? गुणवाचक विशेषण हुआ, क्योंकि इसके अंदर क्या है, उस व्यक्ति के अंदर ये गुण है
कि वो बहुत ही परिश्रम से अपना कार्य करता है। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह गलत होने से डैश डरती है। वाक्य में उचित क्रिया विशेषण शब्द आएगा, बहुत तेज, अचानक या फिर धीरे धीरे। वह गलत होने से बहुत डरती है, तो ऑप्शन आ जो है यहाँ पर लिख देंगे हम बहुत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, यह मेरा डैश है कि आज वर्षा अवश्य होगी। कथन, आकलन, अनुभव या फिर अनुमान। तो दोस्तों यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि यह मेरा अनुमान है कि आज वर्षा अवश्य होगी। एक अनुमान लगाया जा रहा है पहले से, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, अनुमान। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 11 है, सभी श्रोता यथास्थान बैठे थे। व्याकरण की दृष्टि से इस वाक्य में रेखांकित पद यथास्थान क्या है? अव्यय, संज्ञा, क्रिया विशेषण या फिर विशेषण। दोस्तों अव्यय का मतलब होता है कि पूरे वाक्य में वह शब्द ना बदले, बाकी और सभी शब्द बदल जाएं, लेकिन वो जो अव्यय शब्द होता है वो ज्यों का त्यों ही रहे उस वाक्य में। क्वेश्चन नंबर 11 है, सभी श्रोता यथास्थान बैठे थे। व्याकरण की दृष्टि से इस वाक्य में रेखांकित पद यथास्थान क्या है? अव्यय, संज्ञा, क्रिया विशेषण या फिर विशेषण। दोस्तों सभी श्रोता यथास्थान बैठे थे, इसका मतलब है यहाँ पर कुछ भी चेंज हो जाए इस वाक्य में, लेकिन जो यथास्थान है यह नहीं चेंज हो सकता है। तो इसीलिए ऐसे शब्द जो वाक्य में सब चीज चेंज हो जाए लेकिन वो ना चेंज हो, तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं अव्यय शब्द। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी? जटिल दृष्टि, जटिल प्रश्न, जटिल समस्या या फिर जटिल स्थिति। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर जटिल समस्या भी हो सकती है, क्योंकि कोई कोई समस्याएं होती हैं जो इतनी जटिल होती हैं कि उन्हें आसानी से इंसान नहीं सुलझा पाता है। तो यहाँ पर आप राइट आंसर ऑप्शन सा को लगा सकते हैं कि जटिल समस्या। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न डैश 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। बहुत ही आसान है, प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। यहाँ पर क्या भरना है आपको, के लिए, में, के या से में से के। ऑप्शन स बिल्कुल सही है, प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हीरा जयपुर से दिल्ली जा रहा है। इस वाक्य में कारक है संबंध, अपादान, करण या फिर संप्रदान। यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग होने का बोध हो रहा है। जयपुर से कहाँ जा रहा है, दिल्ली। तो जयपुर से दिल्ली जा रहा है, तो से अलग होने का बोध होने की वजह से यहाँ पर कौन सा कारक होगा? आपको मैंने अभी बताया है कि जहां पर भी अलग होने का बोध हो, जयपुर से अब छोड़ करके कहाँ जा रहा है, वो दिल्ली जा रहा है ना, तो अलग हो रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, अपादान कारक। याद रखिएगा आप लोग, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। मनस्वी, मानवता, मनुष्यत्व या फिर आदमीयता। राइट आंसर है मानवता। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है, मानव शब्द के लिए भाववाचक संज्ञा है मानवता। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है? मुझसे पढ़ा नहीं जाता, राम पत्र लिखता है, राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है या फिर उक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर आप ऑप्शन आ देखिए, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। दोस्तों ये इसमें होगा भाववाच्य, या फिर मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, ये सभी होते हैं भाववाच्य। इसके बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन बा है, राम पत्र लिखता है। ऑप्शन सा है, राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कर्मवाच्य की बात की गई है। यहाँ पर आप जैसे इंग्लिश में एक्टिव और पैसिव पढ़ते हो, तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में आप सभी लोगों को पता है जो कर्ता होता है, संज्ञा होती है, वो पहले आती है। और जो पैसिव वॉइस होता है, जो कर्मवाच्य होता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं, वो उसमें द्वारा शब्द आता है। उस पूरे सेंटेंस में आपको द्वारा जरूर मिलेगा। तो कर्मवाच्य को हम पैसिव वॉइस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए द्वारा शब्द कहाँ पर आया है, ऑप्शन सा देखिए, राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। किसके द्वारा, राम के द्वारा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सा है ये बिल्कुल सही है, आप याद रखिएगा। राम पत्र लिखता है, ये कर्तृवाच्य हो जाएगा क्योंकि इसमें कर्ता है, आप सभी को पता है। और जहां पर द्वारा शब्द आएगा उसमें कर्मवाच्य का प्रयोग होगा, आप याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 लिखा नहीं जाता। वाक्य में कौन सा वाच्य है? गतिर्वाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों लिखा नहीं जाता इसमें होगा भाववाच्य। मैंने ऑलरेडी बताया भी है आपको। ऑप्शन आ में यहाँ पर भी आप देखिए, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे लिखा नहीं जाता, मुझसे बोला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, इस तरीके के जो भी वाक्य होते हैं उसमें भाववाच्य होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से किस वाक्य में संदेहार्थक क्रिया का रूप प्रयुक्त हुआ है? सदा सच बोलो, वह जाना जाता है, तुम नहीं लिखोगे या फिर तुमने अखबार पढ़ा होगा। इसमें से किस वाक्य में संदेहार्थक क्रिया का रूप प्रयुक्त हुआ है, यानी कि किसमें आपको संदेह लग रहा है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन द में, तुमने अखबार पढ़ा होगा। तो यहाँ पर निश्चित नहीं है, संदेह के साथ ये बात कही जा रही है, जबकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा है ऑप्शन आ में सदा सच बोलो, बिल्कुल क्लियर है। वह जाना चाहता है, ये भी क्लियर है कि वह व्यक्ति क्या करना चाहता है, संदेह नहीं है बिल्कुल। तुम नहीं लिखोगे ये भी पता है, लेकिन तुमने अखबार पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा कुछ भी नहीं कह सकते। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। झुठलाना, फड़फड़ाना, हिनहिनाना या फिर मिमियाना। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन अ, झुठलाना। क्वेश्चन नंबर 20 है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? दोस्तों भूतकाल के टोटल 6 भेद होते हैं, आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूतकाल के 6 भेदों में कौन कौन से होते हैं? सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, इसके अलावा आसन्न या तात्कालिक भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और लास्ट है हेतु या हेतुमद भूतकाल। ये 6 प्रकार होते हैं भूतकाल के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, श्याम ने गाना गाया होगा वाक्य में प्रयुक्त है आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत या फिर अपूर्ण भूत। श्याम ने गाना गाया होगा, जैसे अभी आपने देखा, तुमने अखबार पढ़ा होगा, आपने एक एग्जाम्पल देखा यहाँ पर, तो इसमें क्या था? संदेह था कि पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा। सेम वही क्वेश्चन है, श्याम ने गाना गाया होगा या नहीं गाया होगा, इसमें कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन सा जो है संदिग्ध भूत, ये बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक या फिर क्रिया विशेषण। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन द, क्रिया विशेषण। क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कालवाचक क्रिया विशेषण है अब, जहां, पर्याप्त या फिर आगे। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, अब। अब से क्या बोध हो रहा है? काल का, मतलब टेंस का बोध हो रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, वह किधर गया वाक्य में किधर शब्द है गुणवाचक विशेषण, स्थानवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। किधर मतलब कहाँ गया, कहाँ क्या है? कोई ना कोई स्थानीय, वह व्यक्ति किसी न किसी स्थान पर ही तो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा, स्थानवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? सूर्योदय, निगत, धीरे धीरे या फिर नीला। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सा, धीरे धीरे। मतलब जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, धीरे धीरे, धीरे धीरे चलना हो सकता है या फिर धीरे धीरे काम करना हो सकता है, चाहे चलना हो चाहे काम करना हो, ये सभी क्या है? ये सभी क्रियाएं हैं। तो क्रियाओं की जो विशेषता बताता है वो कौन होता है? वो होता है क्रिया विशेषण या इंग्लिश में एडवर्ब। तो राइट आंसर इसीलिए हो गया ऑप्शन सा, वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे काम करता है। ये धीरे धीरे जो है ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 26 है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है दिन भर, सर्वत्र, निसंदेह या फिर अत्यंत। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन द, अत्यंत। क्वेश्चन नंबर 27 है, अपूर्ण भूत का उदाहरण है आपका पुत्र मिल गया था, बालक सो रहा था, वर्षा हुई होगी या फिर वर्षा हुई थी। यहाँ पर दोस्तों अपूर्ण भूत का उदाहरण है बालक सो रहा था। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है।
यानी कि बालक सो रहा था, वो सोकर उठ नहीं चुका था, इसीलिए अपूर्ण है। पूरा मतलब यहाँ पर पूरा वाक्य नहीं, मतलब उन लोगों को नहीं पता है कि मतलब बालक सो करके कब उठा, बस इतना पता है कि हाँ बालक सो रहा था, तो इसीलिए ये अपूर्ण भूत है, पूरा भूत नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ब हो जाएगा। और वैसे भी रहा था, रही थी, रहे थे, मतलब इसी से बोध होता है कि हाँ काम चल रहा था भूतकाल में, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ था, कॉन्टिन्यू था। तो अपूर्ण मतलब यही होता है कि काम पूरा नहीं था। तो इसीलिए ऑप्शन ब बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, वाचन द्वारा अधिगम किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? सुनकर, स्वयं बोलकर, पढ़कर या फिर उपयुक्त सभी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 है, वाचन की आवश्यकता होती है महापुरुषों की जानकारी तथा उनके विचारों को पढ़कर, अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने हेतु रचनाओं को पढ़कर, रचनाओं को पढ़कर व अन्य लोगों को सुनाकर या फिर उपयुक्त सभी? वाचन की आवश्यकता इन सभी चीजों के लिए होती है, क्योंकि हमें जानकारियां भी मिलती हैं और बहुत सारे जो हमारे अवकाश के समय होते हैं उनका भी सदुपयोग हो जाता है, और रचनाओं को जो हम पढ़ते हैं उसे अन्य लोगों को भी बता सकते हैं। तो ये सभी चीजें हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, वाचन का महत्व है। वाचन एकांकी हो सकता है, वाचन सामूहिक हो सकता है, अशिक्षित व्यक्तियों को वाचन द्वारा शिक्षित किया जा सकता है, या उपयुक्त सभी? बिल्कुल दोस्तों, ये तीनों ही राइट आंसर है। ऑप्शन अ ब स तीनों ही बिल्कुल सही है। ऑप्शन द बिल्कुल सही, यानी कि उपयुक्त सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, अनुकरण वाचन का उद्देश्य नहीं है। शुद्ध वाचन का अभ्यास कराना, लिख कर समझाना, विराम चिन्हों आदि का ज्ञान कराना या फिर वाचन कुरीतियों को समझना और समझाना? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ब, लिख कर समझाना। क्वेश्चन नंबर 32 है, अशुद्ध उच्चारण का कारण है जीभ में कमी, तोतलापन, हकलाहट या फिर आत्मविश्वास की कमी? अशुद्ध उच्चारण के कारण में दोस्तों सबसे ज्यादा आता है तोतलापन। ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। इसके अलावा यहाँ पर जीभ में कमी, हकलाहट, आत्मविश्वास में कमी, ये सभी भी गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए। अगर किसी के जीभ में कोई विकार है तो व्यक्ति बहुत सारे शब्दों का उच्चारण सही से नहीं कर पाएगा या वर्णों को नहीं बोल पाएगा। अगर व्यक्ति हकलाता है तो भी वह रुक रुक करके या सही से उच्चारण नहीं कर पाएगा, ठीक है, वाक्यों को वो सही से कंप्लीट नहीं कर पाएगा, कुछ चीजों को नहीं सही से बोल पाएगा, और आत्मविश्वास की भी कभी कभी कमी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अशुद्ध उच्चारण का सबसे मुख्य कारण अगर पूछा जाए तो शायद वो तोतलापन ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ब के साथ ही हम जाएंगे, लेकिन यहाँ पर किसी को भी हम गलत नहीं कह सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, व्यक्तिगत अनौपचारिक पत्र के समापन में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? भवदीय, निवेदक, आपका आज्ञाकारी, स्नेहाकांक्षी या फिर विनीत? दोस्तों, व्यक्तिगत या अनौपचारिक पत्र के समापन में, यानी कि जो हम व्यक्तिगत का मतलब जो हम अपने परिवार में किसी को, अपने भाई बहन, अपने माता पिता के लिए लिखते हैं, उसमें हम आपका आज्ञाकारी, स्नेहाकांक्षी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सा है ये बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्र होते हैं या व्यक्तिगत पत्र होते हैं। अब अगर आप किसी कार्यालय में, आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं हम, किसी कार्यालयीय पत्र को प्रारंभ करते समय किसी आदर सूचक शब्द का अगर प्रयोग करना है आपको, तो आप क्या करेंगे? प्रिय महोदय, पूजनीय, मित्रवर या फिर मान्य महोदय? सबसे पहले ऑप्शन ब और ऑप्शन सा तो बिल्कुल गलत हो गए, क्योंकि अपने घर में हम किसी को पत्र लिखेंगे, परिवार में तब हम पूजनीय का प्रयोग करेंगे माता पिता के लिए। कार्यालय में आप किसी भी आपसे बड़े अधिकारी को या किसी को आप पत्र लिख रहे हो, कोई भी आपसे उच्च स्थान पर है, तो उसके लिए आप मित्रवर का प्रयोग नहीं कर पाओगे, और प्रिय महोदय तो आप बिल्कुल नहीं करोगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, मान्य महोदय, या फिर महोदय भी आप केवल लिख सकते हो। तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। लेटना, छूटना, पिघलना या फिर तड़पना? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन द, तड़पना। क्वेश्चन नंबर 36 है, हरि राम को पीट रहा है, इसमें रेखांकित शब्द में कारक है। हरि राम को, कर्ता ने कर्म को, तो को किसका है? कर्म कारक का चिन्ह है। यहाँ पर ऑप्शंस में संबंध, कर्म, कर्ता और अपादान दिया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब, कर्म। क्वेश्चन नंबर 37 है, वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? देव, छात्र, नक्षत्र या फिर प्राण? प्राण शब्द को आपने देखा होगा, कभी इसको प्राणों नहीं कहते हैं, प्राण पखेरु कहते हैं। तो प्राण हमेशा
ऐसा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इसको आप बहुवचन में ही समझिए। ऑप्शन द बिल्कुल सही है, जबकि यहाँ पर हम देवताओं या देवों के देव महादेव, तो यहाँ पर देवता का बना सकते हैं। छात्र का छात्र, छात्राएं या छात्रों, इस तरीके से हम बोलते हैं। नक्षत्र को भी हम नक्षत्रों, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। लेकिन जो प्राण है ये क्या है, ये बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, क्योंकि हम अक्सर यही कहते हैं ना कि उनके प्राण पखेरु उड़ गए, इस तरीके के शब्द। उड़ गए मतलब ये किस में आ रहा है, बहुवचन में ही तो आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 है, पूजा को नौकरी नहीं करनी है, इसके रेखांकित अंश में है। पहले तो सेंटेंस ही गलत है। आजकल किसको नौकरी नहीं करनी है, सबको नौकरी चाहिए, सब लोग उसी के लिए पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो सेंटेंस तो हमको सही नहीं लग रहा है। फिर भी दोस्तों हमें इसको सॉल्व करना है। पूजा को नौकरी नहीं करनी है, इसको आप लोग बस एक सेंटेंस की तरह ही लीजिए, क्योंकि नौकरी तो सभी लड़कियों को चाहिए, आप सभी को पता है। पूजा को नौकरी नहीं करनी है, इसमें रेखांकित अंश में है कर्म कारक, कर्ता कारक, कर्म और कर्ता या फिर संप्रदान कारक। दोस्तों अभी यहाँ पर को शब्द आया है, आपने ऊपर देखा हरि राम को पीट रहा, तो को मतलब कर्ता ने कर्म को, कर्म का चिन्ह क्या होता है, को होता है, तो यहाँ पर भी को आया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, कर्म कारक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है। खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है, मैं सफेद कमीज नहीं पहनता, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। तो इसमें परिमाणवाचक विशेषण है दोस्तों, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, यानी कि इसमें क्या बताया गया है, परिमाण बताया गया है कि बहुत ढेर सारे क्या पड़े, ओले गिरे या ओले पड़े। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो गया ऑप्शन द बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस शब्द का एक पर्याय पुल्लिंग है, गाय, ग्रंथ, शेर या फिर अर्क। इसमें कहा गया है किस शब्द का एक पर्याय पुल्लिंग है। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ब, ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 41 है, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है, मगरमच्छी, मगरमच्छवी, मादा मगरमच्छ या फिर मगरमच्छानी। राइट आंसर है ऑप्शन सा, मादा मगरमच्छ। क्वेश्चन नंबर 42 है, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए, वर्षाएं, वर्षाओं, वर्षा या फिर वर्षागढ़। दोस्तों वर्षा शब्द का बहुवचन भी वर्षा ही होता है। बहुत वर्षा हुई, सुबह से वर्षा हो रही है, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप इसका बहुवचन वर्षा का वर्षा ही होगा, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, वर्षा। क्वेश्चन नंबर 43 है, ये आम उसके लिए है, इस वाक्य में रेखांकित अंश है अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान, मध्यम पुरुष बहुवचन संप्रदान, उत्तम पुरुष एक वचन अपादान या फिर मध्यम पुरुष एक वचन संप्रदान। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन आ, अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान। उसका मतलब क्या, एक वचन हो गया, उसका किसी व्यक्ति विशेष के लिए ही आएगा, उसके लिए है, किसी के लिए। जो संप्रदान कारक होता है उसमें यही होता है के लिए, तो किसी को आप दोगे, उसको जब आप दान करोगे, किसी को भी यहाँ पर देने का सेंस यहाँ पर दान ही होगा संप्रदान कारक में। तो यहाँ पर ये आम उसके लिए है, यानी कि अन्य पुरुष, आपको पता नहीं है उसके यहाँ पर कौन है, आपको ये पता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर अन्य पुरुष का यूज हुआ है। तो राइट आंसर यही है, अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 44 है, उत्तम बहुवचन संबंध कारक है, तुम्हारा, उसका, मेरा या फिर हमारा। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों, उत्तम बहुवचन, तुम्हारा, तुम्हारा घर, तुम्हारा कार, तुम्हारी गाड़ी, ये सभी चीजें क्या है, तुम्हारा मतलब किसी एक व्यक्ति के लिए है, तो एक व्यक्ति के लिए तो बहुवचन प्रयोग होगा नहीं, आपको पता है। उसका, उसका मतलब क्या, यहाँ पर भी अगर आप कुछ भी लगाएंगे, उसका बॉटल, उसकी चाबी, कुछ भी आप सोचेंगे तो उसका मतलब क्या या उसकी मतलब क्या, किसी एक व्यक्ति विशेष, वो राम, श्याम, सीता, गीता, कोई भी हो सकता है। इसके अलावा मेरा, मेरा, मेरा घर, मेरा मतलब आप कोई भी सेंस यहाँ पर लगाइए, मेरी किताब, कुछ भी आप अगर लिखोगे तो यहाँ पर जो मेरा है ये सिर्फ और सिर्फ एक वचन पर ही इंडिकेट करेगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन द जो है ये हमारा है, हमारे में हम सब, जैसे हमारा देश, हमारा घर, हमारी संस्कृति, तो हमारा शब्द में पूरा देश भी समा सकता है, हमारा परिवार भी, हर चीज इसमें आ जाएगी। तो इसीलिए ये जो है ये बहुवचन संबंध कारक है, ये संबंध भी बताता है और साथ ही साथ बहुवचन भी है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, द ध्वनि है तालव्य, दंत, ओष्ठ या फिर कंठ। दोस्तों कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, इतना आप जरूर याद रखिए। कंठ में क वर्ग आएगा, तालु में च वर्ग आएगा, मूर्धा में ट वर्ग आएगा और दंत में त वर्ग आएगा। तो यहाँ पर कंठ में क ख ग घ, तालु में च छ ज झ, मूर्धा में ट ठ ड ढ और दंत में त थ द ध। तो यहाँ पर द ध्वनि किस में आ गया? दंत में आ गया। तो ऑप्शन ब जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो ये आप याद रखिएगा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, इतना तो आप याद ही रख सकते हैं एग्जाम में। देखिए यहाँ पर आप पूछा भी गया है 2016 में, तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 है, बेखौफ शब्द में बे उपसर्ग जुड़ा है, उर्दू का, फारसी का, हिंदी का या अंग्रेजी का? हिंदी अंग्रेजी का तो बिल्कुल नहीं है। अब आपको डिसाइड करना है उर्दू का है या फिर फारसी का। दोस्तों ये जो बेखौफ में बे शब्द, ये जो बे उपसर्ग लगा हुआ है, ये है फारसी का। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 है, सत्य बोलने वाला वाक्यांश का एक शब्द होता है। आप सोचिए हमारे इतिहास में किसके बारे में कहा गया है, सबसे अधिक सत्य कौन बोलता था? राजा हरिश्चंद्र। तो उनके नाम के आगे हम क्या अक्सर लगाते हैं? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। सत्यवादी तो मतलब जो सत्य बोलता है, जो हमेशा सच बोलता है, उसके आगे क्या लग जाता है? सत्यवादी। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। इस तरीके से यहाँ पर सदाचारी भी दिया है, सर्वव्यापी भी दिया है, सर्वज्ञ भी दिया है, लेकिन राइट आंसर क्या है? सत्यवादी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, मधुरता शब्द में प्रत्यय है, म, अ, मधु या फिर ता। मधुरता, ता क्या है? इसमें प्रत्यय है। तो ऑप्शन द जो है बिल्कुल सही है। उपसर्ग आगे लगता है किसी भी शब्द के और प्रत्यय क्या लगता है? पीछे लगता है। मधुर में ता जुड़ा प्रत्यय, तो ये हो गया मधुरता। याद रखिएगा, उपसर्ग आगे, प्रत्यय पीछे। क्वेश्चन नंबर 49 है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? य, र, ब, ल। दोस्तों अंतस्थ ध्वनियों में, अंतस्थ वर्णों में य, र, ल और व आते हैं। आप देखिए यहाँ पर य, र, ल तो दिया हुआ है लेकिन व नहीं दिया हुआ, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ब। यहाँ पर ब दिया हुआ है जबकि क्या होना चाहिए था? व होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 50 है, बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए पूछना चाहिए वर्णनात्मक प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, व्याख्यात्मक प्रश्न या फिर विश्लेषणात्मक प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ब, विकासात्मक प्रश्न। यानी कि बच्चों की कल्पनाशीलता को आप चेक तो करोगे लेकिन उनसे विकासात्मक प्रश्न पूछोगे और आगे की कहानी में क्या हो सकता है, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं, बीच बीच में आप बच्चों से पूछोगे तो कहीं ना कहीं उनका विकास भी होगा इससे। क्वेश्चन नंबर 51 है, जो बहुत अधिक बोलता हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? जो बहुत अधिक बोलता हो, ऑप्शंस में है वक्ता, सुवक्ता, वाचाल या फिर नेता। वक्ता मतलब बोलने वाला, सुवक्ता मतलब सुंदर अच्छा बोलने वाला, वाचाल या फिर नेता। नेता को तो इसमें नहीं रखेंगे, कुछ लोग तो बहुत बोलते हैं, कुछ लोग तो बिल्कुल चुप ही रहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो गया ऑप्शन सा, वाचाल। यानी कि जो बहुत अधिक बोलता हो, जिसको अपनी क्या कह सकते हैं, जिसको अपनी जुबान पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, व्यक्ति हमेशा बोलता रहता है, बोलता रहता है, तो उसे हम कहते हैं, उसके लिए एक शब्द होता है वाचाल। क्वेश्चन नंबर 52 है, जागृत शब्द का विलोम है विषुप्त, सुषुप्त, शयन या फिर चेतना। दोस्तों जागृत मतलब क्या होता है? जागना। जागना का विलोम क्या होता है? सोना। तो जागृत का यहाँ पर विलोम हो जाएगा सुषुप्त। आप सभी को पता है सुषुप्त मतलब सोना। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे आपके पार्ट 1 में मैंने कंप्लीट करा दिए। इसके बाद हम पार्ट 2 पढ़ेंगे और उसमें भी सभी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको बगल में घंटी का भी निशान दिखेगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से पहुंचे और आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस ना करें, सभी वीडियोस को देखते हुए रहें और लगातार अपनी राय हमें बताते रहें। दोस्तों आप लोगों के लाइक और आप लोगों के कमेंट लगातार हमें मिलते हैं और उम्मीद करते हैं कि लगातार आप लोग लाइक और कमेंट हर वीडियो पर करेंगे
और ऐसे ही हमें प्रोत्साहित करते रहेंगे वीडियोज़ बनाने के लिए। और आपको कहीं भी कोई भी समस्या है तो आप हमसे पूछते रहिए। यहाँ पर आपको साइड में आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपको आपके सेकंड सेमेस्टर के सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों आपको सभी विषयों की वीडियोज़ मिलेंगी, कोई भी वीडियो मिस नहीं होने पाएगी। जितनी भी वीडियोज़ हम बनाते हैं, अगर मान लीजिए सब्सक्राइब करने के बाद भी अगर नोटिफ़िकेशन नहीं पहुँची है, अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो निश्चित रूप से नहीं पहुँचेगी, तो बहुत ज़रूरी है कि बेल आइकन आप प्रेस करके रखिए। अगर किसी वीडियो की नोटिफ़िकेशन भूलवश भी नहीं पहुँचती है तो आपको टेलीग्राम पर सभी वीडियोज़ मिल जाएँगे। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर जाना है, बस केवल टारगेट यूपी टेट सीटेट आपको सर्च करना है। टारगेट यूपी टेट सीटेट आप जैसे ही लिखोगे, आपको हमारे चैनल का लोगो मिलेगा येलो कलर का, उस पे TUC लिखा होगा। आप बगल में देख भी सकते हैं, इस तरीके से बना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को सभी विषयों के वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप ऐसे ही हमारे सभी वीडियोस को देखते रहेंगे और लगातार अपने सभी सब्जेक्ट को मजबूत बनाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।